आज भजनलाल शर्मा लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में होंगे शामिल। संसद की सुरक्षा सीन मामले में ललित झा का सरेंडर। बीजेपी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट की तस्वीर। टीएमसी विधायक की सेल्फी में दिखा ललित। बीजेपी ने पूछे सवाल। महुआ मोइत्रा की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। लोकसभा सदस्यता जाने के खिलाफ दी थी याचिका। जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच करेगी सुनवाई। महिला जज की वायरल चिट्ठी पर एक्शन में सुप्रीम कोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मांगी रिपोर्ट। महिला जज ने सीजीआई को चिट्ठी लिख मांगी थी इच्छा मृत्यु। गोगामेड़ी हत्याकांड में वांटेड महेंद्र उर्फ समीर अभी भी फरार। आरोपी महेंद्र पर 2 लाख का इनाम घोषित। आरोपी पर सिर्फ कोटा में दर्ज है 24 मामले। उत्तर भारत में बढ़ा सर्दी का सदम। दिल्ली से यूपी उत्तराखंड तक तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग ने जारी किया कड़ाके की ठंड का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। चंडीगढ़ से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी। आज से हरियाणा विधानसभा सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे से, यानी अब से थोड़ी ही देर में सदन की कार्यवाही शुरू होने को है। सबसे पहले सदन में रखे जाएंगे शोक प्रस्ताव। बीएससी की रिपोर्ट भी आज ही पेश की जाएगी। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर होगी चर्चा। शीतकालीन सत्र हंगामादार होने के आसार है। विपक्ष कई मुद्दों पर कर सकता है हंगामा। 19 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र और सत्र में पेश किए जाएंगे अहम विधेयक। सत्र में मिलेगी राज्यगान को मंजूरी। हरियाणा को अपना होगा अब राज्यगान। और हुक्का परोसने, कबूतरबाजी सहित 4 विधेयक होंगे पेश। आज से शुरू हो रहे विधानसभा के 3 दिवसीय विंटर सेशन में इसकी मंजूरी मिलेगी। और इसके अलावा सेशन में 4 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे। इसमें हुक्का परोसने और कबूतरबाजी जैसे विधेयक शामिल हैं। चूंकि सेशन चुनावी साल का है, इसलिए विपक्षी दल राज्य के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे और इस दौरान सत्ता पक्ष के जवाब से जबरदस्त हंगामे के आसार है। विपक्षी दल राज्य में जहरीली शराब कांड, फसल मुआवजा और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। वहीं आपको बता दें कि सदन में विपक्षी दलों के हमले का सामना मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद करेंगे। और कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार के खिलाफ विपक्ष के पास कुछ भी नहीं है, हम कमजोर नहीं है, हम सवालों का ठोस जवाब देंगे और हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। इसको लेकर कल देर रात मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ मंत्रणा कर विपक्ष के खिलाफ रणनीति भी बना चुके हैं। तो वहीं प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने भी आपको बता दें कि सरकार को घेरने के लिए कल विधायक दल की मीटिंग में रणनीति बना ली है। और आपको बता दें कि शीत सत्र के दौरान सरकार 4 बिल पेश कर सकती है। इसमें होटल रेस्टोरेंट में हुक्का बार परोसने वालों पर कड़ी कार्रवाई, मृत शरीर सम्मान विधेयक 2023 और कबूतरबाजी पर शिकंजा और निजी विश्वविद्यालय से संबंधित बिल शामिल हैं। हालांकि गुरुवार तक विधानसभा सचिवालय के पास सिर्फ 2 बिल पहुंचे थे और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि राज्य सरकार विधानसभा कार्यालय के पास 15 दिसंबर तक बिल भेज सकती है। ऐसे में आसार जताए जा रहे हैं कि बाकी के बिल आज विधानसभा सचिवालय पहुंच जाएंगे। विधानसभा सत्र के दौरान कुल 60 तारांकित प्रश्न सत्र की कार्यवाही का हिस्सा बनेंगे। तो वहीं 156 तारांकित प्रश्न पूछे गए हैं। 49 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव व एक अल्पवृद्धि प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। एक काम रोको प्रस्ताव भी विधानसभा सचिवालय के पास पहुंचा था। विधानसभा सचिवालय ने अभी तक सिर्फ 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को मंजूरी दी है। और हुक्का परोसने वालों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार शीतकालीन सत्र में बिल ला सकती है। इसके तहत अगर होटल, बार और रेस्तरां में हुक्का परोसा तो आरोपियों पर 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही गैर जमानती धाराओं के तहत FIR दर्ज की जाएगी। गांव व चौपालों में पारंपरिक हुक्के को इसमें छूट दी गई है। हुक्का परोसने पर 10 साल तक की कैद की भी बात सामने आ रही है।
और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अब आपको बताते हैं कि आज राजस्थान में शपथ ग्रहण समारोह होगा और राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज शपथ ग्रहण करेंगे। राजस्थान में नई सरकार का शपथ ग्रहण आज होगा। शपथ ग्रहण समारोह के समय में बदलाव किया गया है। 11:15 की जगह पर अब 12:15 से लेकर 12:45 के बीच कार्यक्रम होगा। भजनलाल शर्मा लेंगे नए मुख्यमंत्री पद की शपथ। उप मुख्यमंत्रियों को भी दिलाई जाएगी शपथ। जयपुर के अल्बर्ट हॉल के बाहर शपथ ग्रहण समारोह होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में अमित शाह और जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। प्रदेश भर में बड़ी संख्या में भाग लेने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे हैं। अल्बर्ट हॉल को केसरिया, झालरों और रोशनी से सजाया गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शामिल होंगे और कार्यक्रम में अमित शाह और जेपी नड्डा होंगे शामिल। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। प्रदेश भर में बड़ी संख्या में भाग लेने पहुंचे कार्यकर्ता। अल्बर्ट हॉल को केसरिया, झालरों और रोशनी से सजाया गया है। अहम खबर आपको हम बता दें। जयपुर से खबर, राजस्थान में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आज होगा। हालांकि समय में थोड़ा बदलाव किया गया है शपथ ग्रहण समारोह के, लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर विशेष तैयारियां हो चुकी हैं। 11:15 की जगह अब लगभग 12:15 के लगभग ये कार्यक्रम शुरू होने की बात सामने आ रही है। मुख्यमंत्री के साथ ही दोनों उप मुख्यमंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है। बेहद उत्साहित कार्यकर्ता शपथ ग्रहण समारोह को लेकर आप देख पा रहे हैं कि विशेष इंतजाम सुरक्षा के लिहाज से भी कर लिए गए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में उनके चाहने वालों का जमावड़ा यहां पर लगा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और आज भजनलाल शर्मा नए नवेले मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। अब कुछ खासियत बताते हैं आपको कि आखिर भजनलाल शर्मा कौन है और पार्टी ने उन पर विश्वास दिखाया। भजनलाल शर्मा राजस्थान सरकार में अब मुख्यमंत्री के तौर पर भरतपुर के रहने वाले भजनलाल संगठन में लंबे समय से कार्यरत हैं और शर्मा प्रदेश महामंत्री के तौर पर राजस्थान में कार्यरत रहे हैं। इसके पहले प्रदेश महामंत्री के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी संभालते नजर आए हैं और संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सीएम पद का बड़ा तोहफा मिला है भजनलाल शर्मा को। अब राजस्थान में भजनलाल सरकार की शुरुआत हो जाएगी। बीजेपी ने इस बार भजनलाल शर्मा को पहली बार टिकट देकर चुनाव लड़ाया है। भजनलाल को जयपुर की सांगानेर जैसी सुरक्षित सीट से उतारा गया था और मौजूदा विधायक अशोक लाहौटी का टिकट काटकर शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया था और पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा को अब मुख्यमंत्री पद की बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को 48,000 वोटों से लगभग हराया था और साथ ही आपको बता दें कि भजनलाल शर्मा के साथ साथ आज राजस्थान में 2 डिप्टी सीएम का भी पद जो है वो ग्रहण करेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे और दोनों को शपथ दिलाई जाएगी। दिया कुमारी को डिप्टी सीएम की सौगात मिली है और दिया कुमारी ने विद्याधर नगर विधानसभा सीट से प्रचंड जीत हासिल की है और चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक दिया कुमारी को
लगभग 1,58,516 वोट मिले हैं और जयपुर राजघराने की राजकुमारी है नई डिप्टी सीएम दिया कुमारी। और अब नए डिप्टी सीएम की बड़ी सौगात पार्टी की ओर से, ये बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की ओर से मिली है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और स्वर्गीय ब्रिगेडियर भवानी सिंह की बेटी हैं, 10 साल पहले राजनीति में कदम रखा और सक्रिय राजनीति में आई और अब ये बड़ी जिम्मेदारी दिया कुमारी को सौंपी गई है। दिया कुमारी 2019 में राजसमंद से लोकसभा का चुनाव जीती थी। ये आम खबर आपको हम बता दें, साल 2013 में सवाई माधोपुर से विधायक चुनी गई और इस साल दिया कुमारी जयपुर के विद्याधर नगर सीट से चुनाव लड़ी थी और अब यह बड़ी जिम्मेदारी दिया कुमारी को सौंपी गई है। डिप्टी सीएम के तौर पर आज वो शपथ ग्रहण करेंगे। उन्होंने लंदन के चेल्सी स्कूल ऑफ आर्ट से अपनी पढ़ाई की है। प्रारंभिक शिक्षा जयपुर के महारानी गायत्री देवी गर्ल्स पब्लिक स्कूल से हुई है दिया कुमारी की। तो ये कुछ अहम बातें डिप्टी सीएम, नई नवेली डिप्टी सीएम दिया कुमारी को लेकर। इसके बाद दिया कुमारी की आगे की शिक्षा नई दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में हुई है और माता पिता के इकलौती संतान होने के चलते लाड प्यार में बीता दिया कुमारी का बचपन। और ये प्रेमचंद बैरवा राजस्थान के दूसरे डिप्टी सीएम, 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला इस बार बीजेपी की ओर से और दूदू विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक हैं। उन्होंने कांग्रेस के धाकड़ नेता बाबूलाल नागर को बड़ी शिकस्त दी है और इसी के चलते पार्टी ने उन पर एक विश्वास जताया और अब डिप्टी सीएम का बड़ा पद उन्हें सौंपा गया है। और बैरवा ने नागर को 35,743 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। प्रेमचंद दलित परिवार से आते हैं। राजनीतिक सफर एबीवीपी से शुरू किया। और उन्होंने 1995 में भी वो एक्टिव रहे। 2013 में दूदू एससी वर्ग के लिए आरक्षित सीट से पहली बार चुनाव लड़ा और जीता। और बैरवा को डिप्टी सीएम घोषित कर बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग का उदाहरण पेश किया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील कसवा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सुनील, आज राजस्थान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। सबसे पहले तो ये अपडेट की समय में बदलाव किया गया है। पहले ये कार्यक्रम 11 बजे के लगभग शुरू होना था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 12 बजे के लगभग शुरू होगा। 12:15 पर इस कार्यक्रम की शुरुआत होनी है लगभग। बिल्कुल, आज बिल्कुल आपको बता दूं, राजस्थान को आज 14वां सीएम मिल जाएगा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शपथ लेंगे। उन्हीं के साथ के अंदर उप मुख्यमंत्री के तौर पे दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा है, वो शपथ लेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र है, इन तीनों को आज पद और गोपनीयता की वो शपथ दिलाएंगे। और आज बता दें कि भजनलाल शर्मा का आज जन्मदिन भी है और उनका परिवार अभी अस्थायी ठिकाना चंबल पावर हाउस जो गेस्ट हाउस है, वहां पे उन्होंने सुबह अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया और उससे पहले वो गोविंद देव जी मंदिर है, वहां के उन्होंने दर्शन किए और उसके बाद अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके उनका भी उन्होंने आज आशीर्वाद लिया। प्रेमचंद बैरवा की बात करें तो उन्होंने भी मोती डूंगरी गणेश मंदिर है, वहां पे आज दर्शन किए। जो दिया कुमारी डिप्टी सीएम बनी है, उन्होंने भी गोविंद देव जी जो मंदिर है वहां पे दर्शन किए। टाइम की बात करें तो पहले प्रोग्राम 11:15 बजे का था, लेकिन अब इसको 1 घंटे आगे खिसका के 12:15 बजे के प्रोग्राम है कर दिया गया। अल्बर्ट हॉल है, वहां पे प्रोग्राम होगा, जहां पे पूरी समारोह की पूरी तैयारियां वो कंप्लीट हो चुकी हैं। जी बिल्कुल सुनील, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन आपने जो जानकारी दी कि आज ही भजनलाल शर्मा का जन्मदिन भी है, तो कहीं ना कहीं भजनलाल के लिए बेहद खास जन्मदिन है, क्योंकि उनके जन्मदिन के मौके पर ही उन्हें ये बहुत बड़ा तोहफा, जिसमें आज वो शपथ ग्रहण लेंगे। उनका नाम का ऐलान तो हो ही चुका है, लेकिन आज औपचारिक तौर पर शपथ ग्रहण करने के बाद वो राजस्थान के नए नवेले मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा तोहफा है और उनके लिए बहुत बड़ा दिन भी।
सुनील। जी बिल्कुल आप कह रहे हैं कि भजन लाल शर्मा के लिए इससे बड़ा तोहफा कोई हो नहीं सकता। जन्मदिन के मौके पे है, उनको आज मुख्य राजस्थान की कमान है उनको मिल जाएगी और राजस्थान को उनको चलाना है। बाकी समारोह की अपन बात करें तो समारोह के अंदर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह, जेपी नड्डा भी यहाँ पे आएंगे। इनके साथ के अंदर 16 केंद्रीय मंत्री और विभिन्न राज्यों के 17 सीएम और डिप्टी सीएम भी समारोह के अंदर भाग लेंगे। मैं आपको बता दूं कि सीएम की अपन बात करें तो जो नेता इसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, प्रहलाद जोशी, अश्विनी वैष्णव, गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, भूपेंद्र यादव, हरदीप सिंह पुरी, ये तमाम केंद्रीय मंत्री यहाँ पे आएंगे। सीएम की अपन बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गुजरात के भूपेंद्र भाई पटेल, हरियाणा से मनोहर लाल खट्टर, मध्य प्रदेश के अभी जो हाल ही में मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव सहाय, महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, अरुणाचल प्रदेश से पेमा खांडू, असम से हेमंत बिश्वा शर्मा, गोवा से प्रमोद सावंत, त्रिपुरा से मानिक शाह और मणिपुर के एन बीरेन सिंह, ये तमाम लोग वहां पे पहुंचेंगे। डिप्टी सीएम की बात करें तो उत्तर प्रदेश से केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, अरुणाचल से सोना मीन, महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, और ये तमाम लोग यहाँ पे पहुंचेंगे और प्रोग्राम के अंदर जाग सुगंध लगाएंगे। और तमाम पार्टी के और भी बड़े पदाधिकारी समारोह के अंदर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो राजस्थान में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आज जयपुर के अल्बर्ट हॉल के बाहर शपथ ग्रहण होगा और जिसको लेकर आज देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता और समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि इस कार्यक्रम के लिहाज से बेहद खास इंतजाम कर लिए गए हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और भजन लाल शर्मा नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और राजस्थान में नई सरकार का आज शपथ ग्रहण होगा। दिल्ली से खबर आपको हम बताएंगे। महुआ की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। लोकसभा सदस्यता जाने के खिलाफ महुआ ने दी थी याचिका और जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच करेगी सुनवाई। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पैसा लेकर सवाल पूछने पर क्या क्या है निष्कासित, उस वक्त क्या खबर। जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच मामले में सुनवाई करेगी। उस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, तो बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से महुआ की याचिका पर आज सुनवाई की बात सामने आई है। और पैसे लेकर सवाल पूछने पर क्या क्या है निष्कासित। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच सुनवाई करेगी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पैसे लेकर सवाल पूछने पर निष्कासित किया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम दिल्ली से बता दें। महुआ की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और लोकसभा सदस्यता जाने के खिलाफ महुआ की याचिका जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच में सुनवाई की बात सामने आई। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। दिल्ली से खबर। जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच सुनवाई करेगी। दिल्ली से बड़ी जानकारी। महुआ की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा दिल्ली से जुड़ चुके हैं। प्रवेश, जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच में आज सुनवाई होनी है, क्या है पूरी जानकारी आपके पास? कितने बजे तक सुनवाई होगी पूरे मामले में?
जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि 11 बजे का समय रखा गया है, लेकिन क्योंकि कोर्ट में जो है कई मामले पहले से लंबित होते हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा समय कोर्ट की कार्रवाई की वजह से आगे हो जाए। लेकिन लोकसभा की सदस्यता छीने जाने के बाद महुआ मित्रा ने साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद लगाई है और दरवाजा खटखटाकर अपने निष्कासित जो सदस्यता है उसको वापसी मांगने की जो है मांग की है। और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो है जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच इस मामले की सुनवाई करते ही सबसे पहले जो मामला है उसमें जो पैसे को लेकर सवाल पूछने का है उसके संबंध में ही निष्कासित किया गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मित्रा को जब सुनवाई होगी तो सबसे पहले जो पैसे के लेन देन मामला है उसको लेकर सवाल जवाब होंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आगे की कार्रवाई तय करेगा। और महुआ मित्रा को पूरी उम्मीद है कि उनकी जो सदस्यता है बहाल होगी। जी बिल्कुल, साफ तौर पर पूरी उम्मीद है कि सदस्यता जो है वो बहाल की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से महुआ ने याचिका दी थी, महुआ मोइत्रा को भले ही उम्मीदें हों, लेकिन बाकी के जो लोग हैं उनका क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहा है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि एक बड़ा आरोप है। बिल्कुल, देखिए भाजपा के सांसद है निशिकांत दुबे, उनके खिलाफ भी एक शिकायत दर्ज है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा स्पीकर जो है शिकायत की जांच करने की मांग की गई थी, लेकिन क्योंकि सबूत का जो अभाव था उस वजह से जो है साफ तौर पर जो है उसमें चल रही थी जांच। लेकिन जो वकील थे, मैं आपको बता दूं, जो वकील थे जय आनंद, उन्होंने साफ तौर पर याचिका लगाकर जो है स्पीकर से इस पत्र को लेकर मांग की थी कि आगे की जो जानकारी है वो कोर्ट में ही हो, और इस वजह से जो है मामला सीधा निलंबित कर कोर्ट में चला गया। जी शुक्रिया आपका अधिक जानकारी साझा करने के लिए प्रवेश। तो अहम खबर आपको बता दें, जहां पर जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच पूरे मामले में सुनवाई करेगी। और एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है मध्य प्रदेश के मैहर जिले से, जहां प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ट्रेन से चलकर वो मैहर पहुंचे। इस दौरान रेलवे स्टेशन में कार्यकर्ताओं के द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ उप मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री मैहर रेस्ट हाउस पहुंचे हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर अपनी धर्मपत्नी के साथ मां शारदा देवी मंदिर पहुंचे और पूरी विधि विधान से मां शारदा की पूजा अर्चना कर मां शारदा का आशीर्वाद लिया है। माँ शारदा का आशीर्वाद से ही सारा काम हो रहा है। उनके आशीर्वाद से ही हमारे विंध्य क्षेत्र का, हमारे मध्य प्रदेश का विकास हो रहा है। और जब भी मैं चुनाव जीतता हूँ, जब भी कोई मंत्री पद प्राप्त करता हूँ, तो ये माँ शारदा के आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है। इससे सबसे पहले आके उनके चरणों में साष्टांग दंडवत होके उनको आशीर्वाद लेता हूं, जिससे कि ये जो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी वास्तव में लोगों के कल्याण के लिए है। उत्तर प्रदेश के मत्स्य विभाग मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने कानपुर का दौरा किया, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में मां गंगा नदी में 2,05,000 मत्स्य बीजों को प्रवाहित किया है। कार्यक्रम के पश्चात उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज के इस कार्यक्रम के लिए वो देश के प्रधानमंत्री मोदी व उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद अर्पित करते हैं, क्योंकि जो काम मोदी और योगी के नेतृत्व में हुआ है वो किसी भी सरकार में नहीं हुआ और न ही संभव है। गंगा नदी के अंतर्गत स्वच्छता हो, मछलियां हो, एक सुंदर तरीके से वातावरण हो, इसलिए हमारा मत्स्य विभाग माननीय मंत्री श्री हमारे निषाद जी के, संजय निषाद जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रहा है। और इसमें प्रदेश की पूरे देश में हो रही है। आज यहाँ पर लाखों मछलियों को गंगा जी में छोड़ने का काम किया गया। मछलियों के अंडों को भी किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सकता है उसके बारे में विस्तार से माननीय मंत्री श्री संजय निषाद जी बताएंगे।
आज इस कार्यक्रम में हमारी बहन नीलिमा कटियार जी के क्षेत्र में इस अटल घाट के महत्वपूर्ण स्थान के ऊपर लाखों मछलियां आज गंगा जी में समर्पित करी गई हैं, उनको छोड़ा गया है, जिससे गंगा की स्वच्छता भी बनी रहेगी और मछलियों का भी जो लोग व्यवसाय करते हैं, जो काम करते हैं गंगा के नदी के किनारे, उनको भी एक अवसर मिलेगा। बाकी के विस्तार के लिए मैं मंत्री जी से कहूँगा कि अपनी बात बताएंगे। सर, संसद की घटना के बाद विधानसभा की सुरक्षा के लिए क्या कोई अलर्ट जारी किया उसमें गया है? देखिए उसका रिव्यू किया जा सकता है। कल जो संसद में जिस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई वो कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक थी, लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि सुरक्षा को और मजबूत करके उसको रिव्यू करके आज नई टेक्नोलॉजीज हैं, नए प्रकार के गैजेट्स हैं, हम उसके ऊपर पहले से भी काम कर रहे थे। अभी विधानसभा की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने उस हर गेट के ऊपर जो भी गाड़ी आती है उसके स्कैनिंग का जो नीचे ऑटोमेटिकली स्कैनिंग उसके ऊपर गाड़ी जाती है वो दिखा, जैसे ही गाड़ी उसके ऊपर से गुजरती है पूरी गाड़ी का स्कैन हो जाता है, ड्राइवर की फोटोग्राफ आ जाती है और नंबर प्लेट भी आती है, तीनों चीज़ें एक साथ आ जाती हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हमारी विधानसभा सिक्योरिटी के नाते इक्विप्ड है। कल की घटना के बाद हम और उसकी करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, उसका रिव्यू करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना आज के इस रिवर रेंचिंग प्रोग्राम में देश के मत्स्य पालकों को, अधिकारियों को, कि एक महती योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से जो NFDB है, नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड, उसके माध्यम से आज 1 लाख की मछली ढोली गई है, बाकी 1 लाख और है, बाद में पड़ेगी। हम लोगों ने इसको ये किया कि अब तक का दोहन होता था नदियों से, केवल उसमें कुछ डाला नहीं जाता था और पहले की उदासीन रवैये के नाते इसमें प्रतिबंधित जाल नहीं प्रतिबंध हो पाता था, इसलिए मछली बड़ी छोटी छान ली जाती थी। अभी हम लोगों ने जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने जो ब्रीडिंग का टाइम है उस पर हम लोगों ने मछलियों पर रोक लगा रखा मारने पर। दूसरा, जाल प्रतिबंधित कर लिया छोटे नहीं में। अब मछली और डाली जा रही है और आधार कार्ड, जैसे आदमी का आधार कार्ड है वैसे हमारे यहाँ मछलियों का आधार कार्ड है। और जिस नदी की मछली है, हमारा जो NFGR है जो लखनऊ में जो मत्स्य अनुसंधान केंद्र है, वहाँ जो है मछलियों के चिप हैं कि किस नदी की मछली है उससे निकाला जाता है, उससे बॉर्डर से मछली है। आज के दिन में हम लोग यहाँ रिवर रेंचिंग करने आए, माननीय हमारे। और इस बीच लखनऊ से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लखनऊ से खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर सागर शर्मा के घर से मिली डायरी। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सागर शर्मा के घर से डायरी मिली है। नई डायरी में कई राज पूछने में जुटी हैं सुरक्षा एजेंसियां। सागर शर्मा ने डायरी में लिखे कई विवादित कंटेंट और इस डायरी से कई चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं। घर से विदा लेने का समय नजदीक आ गया है। डायरी में ये बड़ी बातें लिखी हुई मिली हैं और सागर शर्मा के घर से डायरी मिली है जिसमें कई अहम चीज़ों के सुराग में अब जुट गई हैं एजेंसियां। नीली डायरी में कई राज खोजने में जुटी हुई हैं सुरक्षा एजेंसियां और सागर शर्मा ने डायरी में कई विवादित कंटेंट भी लिखे थे जिसे अब बरामद कर लिया गया है। और बता दें कि घर से विदा लेने का समय नज़दीक आ गया है। डायरी में सागर शर्मा की ये भी लिखा मिला है। और अहम खबर आपको हम लखनऊ से बता रहे हैं, सागर शर्मा के घर से मिली एक नीली डायरी। तो सागर शर्मा के घर से एक नीली डायरी मिली है और कई राज खोजने में अब सुरक्षा एजेंसियां जुट गई हैं। भरत सेठी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। भरत, सागर शर्मा ने डायरी में पहले ही कई विवादित कंटेंट लिखे थे और साथ ही उसमें यह भी लिखा था कि अब घर से निकलने का वक्त आ गया है। यानी ये सब कुछ जो हुआ एक लंबे प्लानिंग के बाद इस घटना को अंजाम इन लोगों की ओर से दिया गया है। फिलहाल और क्या राज इस डायरी से निकलकर सामने आ सकते हैं, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां एक चीज को खंगाल रही हैं। देखिए, बिल्कुल सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ लखनऊ की कमिश्नरेट पुलिस जो है वो भी एक बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। बात करें, एक डायरी बरामद हुई, लाल रंग की डायरी है जिसमें उसने अगर सागर कुछ भी लिखता था उसमें सबसे पहले वो डेट डालता था और साथ ही साथ समय डालता था कि इस समय मैं इस डायरी में लिख रहा हूँ और शुरुआत करता था इनकलाब जिंदाबाद। मतलब कि उसने ये जो उसमें डेट पड़ी हुई है, कुछ पन्नों में जो डेट दिख रही है वो 2019, 2014, 2015, 2024, मतलब हर महीने कुछ न हर साल लिखता था। लेकिन इससे ये अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि लगभग ये 2015 के आसपास से इसने डायरी बनाई और लिखना शुरू किया। डायरी में तमाम चीजों का जिक्र इसने किया है, जैसे उसने लिखा है घर से विदा लेने का अब जो समय है वो नजदीक आ गया है। और सबसे बड़ी बात है कि उसने लिखा कि मेरे लिए संघर्ष की राह चुनना आसान है। मतलब तमाम चीजों को वो क्या सोचता था सागर शर्मा, कब से उसके दिमाग में ये सब बातें चल रही थी। उसने इस डायरी में एक और जिक्र किया है कि 5 सालों से उम्मीद लगाई प्रतीक्षा की, एक दिन आएगा जब मैं अपने कर्तव्य की ओर बढ़ूंगा।
अब जो जो उसने शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो अब जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो एक एक मीनिंग्स को हर तरीके से, हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार इसका जो माइंड था वो किस तरीके से, किस तरफ था। दुनिया, इसमें लिखा है कि दुनिया में ताकतवर व्यक्ति वो नहीं जो छीनना जानते हैं, दुनिया में ताकतवर व्यक्ति वही है जो हर सुख त्यागने की क्षमता रखते हैं। मतलब कि उसके माइंड में किन किन बातों को लेकर क्या चल रहा था। अब जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो जांच पड़ताल जो कर रही है, और लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस भी जांच पड़ताल कर रही है, और दिल्ली से भी जो टीम्स आई थी वो भी अपनी तरीके से जांच कर रही है। आखिरकार इसने ये कदम उठाया, उसकी जो डायरी जिस तरीके से बरामद हुई है वो साफ यही जानकारी दे रही है जिस तरीके कितने समय से ये सरकार के खिलाफ 2014 में गवर्नमेंट आई, उसके बाद से दिमाग में क्या चल रहा था। 2015 में इसने लिखना शुरू किया, उसको लेकर कई चीजें अब जब जानकारी मिल रही है। उसने एक चीज और मेंशन करी है, वतन पर जो लोग कुर्बान हो जाते हैं वो अमर होते हैं, और क्रांतिकारी ही शहीद कहलाते हैं। मतलब तमाम चीजों का वो जिक्र इसमें कर रहा है डायरी में। अब डायरी के पन्नों में एक बहुत बड़ी चीजों का जो उसने जिक्र किया है। अब हर एंगल से अब जांच पड़ताल होगी कि आखिरकार ये क्या चाहता था, क्या इसके दिमाग में और कुछ खतरनाक प्लान चल रहा था। तमाम एंगलों से अब जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल डायरी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर आ गई हैं कि अब हर एक एंगल से, मनोवैज्ञानिक में भी तमाम चीजों से अब इस डायरी को लेकर विश्लेषण किया जाएगा। जानकारी जुटाने में पुलिस और सुरक्षा एजेंसी लग चुकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एजेंसियों की ओर से एक लंबी रिसर्च की जा रही है, और साथ ही साथ डायरी में जो कुछ भी मिला है उसको लेकर अब जांच पड़ताल भी शुरू हो चुकी है। शुक्रिया भरत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बताएं, डायरी की तस्वीर आप देख सकते हैं। कुछ किताबें भी सागर शर्मा के घर से बरामद की गई हैं जो अक्सर वो पढ़ा करता था, और फिलहाल तस्वीर आप देख सकते हैं। इन किताबों का नाम सामने आया है, और ये डायरी की तस्वीरें जिसमें उसकी ओर से बड़ी बातें लिखी जाती थी, और एक अहम बात सामने आई जिसमें उन्होंने लिखा था कि अब घर से दूर जाने का वक्त नजदीक आ गया है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं बुलंदशहर से, जहां पर सलेमपुर थाना पुलिस के हाथ में सफलता लगी है। सलेमपुर थाना पुलिस की ओर से चोरों की हुई मुठभेड़, चोरी घटना में वांछित चल रहे चोरों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। सलेमपुर थाना पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की क्रॉस फायरिंग में आपको बता दें कि एक चोर के पैर में गोली लग गई, दूसरे साथी को पुलिस ने भागकर पकड़ा है। वांछित अपराधी पर करीब 22 मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज होने की बात, और बदमाश को इलाज के लिए पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। सलेमपुर थाना क्षेत्र के धतूरी बॉर्डर पर पुलिस चोरों की मुठभेड़ हुई है, और वांछित अपराधी पर करीब 22 मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज किए गए हैं। बदमाश को इलाज के लिए पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया है। जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की आम खबर बुलंदशहर से खबर, सलेमपुर थाना पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। तो बुलंदशहर से खबर आपको हम बता रहे हैं, सलेमपुर थाना पुलिस की और चोरों की मुठभेड़ हुई है। चोरी की घटना में वांछित चल रहे चोरों से पुलिस की मुठभेड़ की बात सामने आई है। वाहनों की, संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, जिसपे अपाचे मोटरसाइकिल जो बिना नंबर की है, इस पे 2 बदमाश आते हुए दिखाई पड़े, जिसको पुलिस टीम ने रोकने का प्रयास किया। ये रुक करके ना ये बम्बे की तरफ भागने लगे, जिस पे पुलिस टीम ने जब पीछा इनका किया तो इन्होंने पुलिस पे गोलियां चलाई। पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ गोलियां चलाई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ, जिसका नाम वसीम पुत्र फहीमुद्दीन है, जिस पे 20 मुकदमे हैं। दूसरा सगीर पुत्र शब्बीर, जिस पे 8 मुकदमे हैं। पुलिस की टीम ने घायल बदमाश को उपचार हेतु CHC रवाना किया तथा दूसरे को भी गिरफ्तार करके इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अनिल मेड़ा इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनिल, चोरी की घटना में वांछित चल रहे आरोपियों के साथ में मुठभेड़ हुई है, बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, सलेमपुर पुलिस के हाथ कहीं ना कहीं बड़ी सफलता हासिल हुई है। लगातार अगर बात की जाए तो जिस तरह से जो फहीमुद्दीन नाम का जो मुजरिम है उसके खिलाफ करीब विभिन्न थाने में 22 मुकदमे दर्ज थे, और लगातार चोरी घटनाओं वांछित भी चल रहा था। और देर रात सलेमपुर थाना पुलिस जो धतूरी बॉर्डर पर चेकिंग कर रही थी, वह चेकिंग के दौरान जिस तरह से पुलिस को देखते हुए जो अपराधी फहीमुद्दीन था उसने भागने की कोशिश की, और भागने की कोशिश के बाद पुलिस ने उसका पीछा किया तो पुलिस ने उसने फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद दोनों तरफ से गोली क्रॉस फायरिंग हुई है, और जिसमें बदमाश के
के पैर में गोली लगी है। जो दूसरा बदमाश भाग रहा था उसको पुलिस ने भागकर पीछा करके उसके जंगलों में से पकड़कर गिरफ्तार कर लिया है। तो दोनों बदमाशों को गिरफ्तार करने के बाद कहीं न कहीं सलेमपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। और लगातार जनपद बुलंदशहर की पुलिस जिस तरह से अभियान बदमाशों के खिलाफ चला रही है वो कहीं न कहीं एक सराहनीय कार्य है। और लगातार जनपद बुलंदशहर के एसएसपी ने तमाम थाना प्रभारियों को निर्देश भी दिए हैं कि जो अपराधी हैं सभी को पकड़ के जेल भेजा जाए और यह अपराधियों को जेल से बाहर करा जाए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो लगातार अधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो जनपद बुलंदशहर में कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा देखी जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका अनिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर सलेमपुर थाना पुलिस ने दो चोरों को गिरफ्तार भी कर लिया है और अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस को बड़ी सफलता मिली। क्रॉस फायरिंग में एक चोर के पैर पे गोली भी लगी है। और अगली खबर आपको हम रामनगरी अयोध्या से बताते हैं। राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक। जन्मभूमि ट्रस्ट और प्रशासन व्यवस्थाओं में जुटा हुआ है। पूरा देश राममय माहौल बनाने की तैयारी और फरवरी में होगा श्री लक्षचंडी महायज्ञ का आयोजन। 1500 वैदिक ब्राह्मण करेंगे अनुष्ठान। दुर्गा सप्तशती का 1 लाख बार होगा पाठ और 22 फरवरी से 9 मार्च तक सरयू तट पर होगा अनुष्ठान। भक्तों की स्वस्थ सेवा का ट्रस्ट ही करेगा इंतजाम और गूगल मीट के जरिए पदाधिकारियों और सीएमओ से सहयोग मांगा है। यह बड़ी खबर अयोध्या से आपको हम बता रहे हैं, जहां पर विशेष अनुष्ठान की तैयारियां लगातार हो रही हैं और जैसे जैसे वो तारीख नजदीक आ रही है जब रामलला अपने इस भव्य दरबार में विराजेंगे और प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके बाद भी कई दिनों तक एक लंबी पूजा होगी और भक्तों की स्वास्थ्य सेवा का ट्रस्ट ही इंतजाम करेगा। सबको लेकर भी बातचीत सामने आ रही है। राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आने के साथ ही पूरे देश में राममय माहौल बनाने की तैयारियों में प्रशासन भी जुट गया है और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और चंदौली से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर ट्रक ने कार में टक्कर मार दी। महिला बच्चे समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कार में फंसा ड्राइवर का पैर पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू किया गया है। कटर मशीन से रेस्क्यू कर ड्राइवर को निकाला बाहर। वाराणसी से मुगलसराय जा रहे थे कार सवार। सहायक अध्यापक के पद पर तैनात घायल शिक्षिका मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के पास की पूरी घटना बताई जाती है। अहम खबर आपको बता दें, पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू किया गया है। अहम जानकारी आपको हम बता दें, ये बड़ी जानकारी। वाराणसी से मुगलसराय जा रहे थे कार सवार और सहायक अध्यापक के पद पर तैनात है घायल शिक्षक। और इसी बीच बिजनौर से एक बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। आम खबर बिजनौर से, जहां पर प्रॉपर्टी डीलर के बेटे की हत्या का पूरा मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस की टीम आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। प्रॉपर्टी डीलर के बेटे की गोली मारकर हुई थी हत्या। कोतवाली क्षेत्र के ITI के पास का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। पुलिस की टीम आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बिजनौर से खबर, जहां प्रॉपर्टी डीलर के बेटे की हत्या का ये पूरा मामला है। मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, पुलिस की टीम आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और राजस्थान में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण समारोह के समय में बदलाव हुआ था। आपको बता दें कि 11 बजे पहले ये शपथ होनी थी, लेकिन अब बदलाव कर ये 12 बजे के बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी। 12:15 से लेकर 12:45 के बीच कार्यक्रम। भजन लाल शर्मा नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। उप मुख्यमंत्रियों को भी दिलाई जाएगी शपथ। जयपुर के अल्बर्ट हॉल के बाहर शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दोनों उप मुख्यमंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। इस वक्त की आम
अहम खबर आपको हम बता दें, जहां दोनों उप मुख्यमंत्रियों को दिलाई जाएगी शपथ। जयपुर के अल्बर्ट हॉल के बाहर शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में खुद शामिल होंगे। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप आजाद जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत आपका के न्यूज इंडिया पर। प्रदीप जी, आप राजस्थान में भजन लाल की सरकार की शुरुआत हो जाएगी। सबसे बड़ी बात, आज भजन लाल शर्मा का जन्मदिन भी है और आज ही के दिन वो शपथ ग्रहण कर रहे हैं। तो अगर वैसे देखा जाए तो सबसे खास दिन ये उनके लिए है। और राजनीतिक अनुभव की बात करें, वो लंबे वक्त से राजनीति में एक्टिव रहे हैं, संघ के करीबी माने जाते हैं, लेकिन पहली बार विधायक बने। एक मौजूदा विधायक का टिकट काट कर बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया, उन्हें टिकट दिया और इसके बाद उन्होंने ये साबित कर दिखाया कि हाँ, जो काबिलियत होनी चाहिए शख्स के अंदर वो है और कहीं ना कहीं पार्टी का विश्वास जीत पाने में वो कामयाब हुए। और इसी के चलते एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, या कह सकते हैं कि प्रदेश के लिहाज से देखें तो शायद सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पद उन्हें मिला है। देखिए, बिल्कुल भजन लाल जी पहली बार के विधायक हैं और उन्हें जो पद मिला है, जो आलाकमान ने, बीजेपी के हाई अथॉरिटीज ने जो उन्हें पद दिया है, जाहिर सी बात है भजन लाल जी के लिए भी एक चौंकाने वाली बात भी रही होगी और एक नई चुनौती और जिम्मेदारी वाली बात भी। आज भजन लाल जी का जन्मदिन है, तो आपके चैनल के जरिए हम भी उन्हें जन्मदिन की बधाई भी देते हैं और मुख्यमंत्री के रूप में कुछ देर बाद में शपथ ले रहे हैं उसकी बधाई भी देते हैं। लेकिन ये चीज आप यकीन मानिए कि चुनौती जरूर रहेगी। हालांकि बीजेपी के शीर्ष नेताओं की ओर से, दिल्ली की ओर से, जो मोदी और शाह की ओर से जो राजस्थान के लिए जिस नाम का जो चयन किया गया है, मुझे लगता है कि शायद उम्मीद खुद भजन लाल जी को भी नहीं थी कि वो सीएम बनेंगे राजस्थान के। क्योंकि यहाँ पर जो चर्चाएं चल रही थी, जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से अलग अलग जो नाम आए थे, उसके बाद ये तो जाहिर हो गया था कि यहाँ पर कोई नया नाम होगा, वसुंधरा राजे नहीं होंगी, ये क्लियर था। लेकिन अलग अलग नाम चल रहे थे, चाहे ओम माथुर का नाम ले लिया जाए, बालकनाथ का नाम ले लिया जाए, ओम बिरला का नाम ले लिया जाए, अश्वनी वैष्णव का नाम ले लिया जाए, तमाम जो पुराने जो लीडर्स हैं, इन सभी के यहाँ पर नामों की चर्चा थी। बहुत कम लोगों को ये चीज जानकारी थी कि इस बार जो सीएम राजस्थान के होंगे वो बिल्कुल वो चेहरा होंगे जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं थी। और आखिरकार देखिए, मोहर भी उसी नाम पर लगी। अब यहाँ पर आज जो दिया कुमारी हैं वो शपथ लेंगे डिप्टी सीएम की, और प्रेमचंद बैरवा। दरअसल देखिए, संविधान में डिप्टी सीएम का यूं तो कोई पद होता नहीं है, उन्हें कैबिनेट मंत्री की ही शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन दोनों को जिम्मेदारियां यहाँ पर मिलेगी उप मुख्यमंत्री के तौर पर, और भजन लाल जी देखेंगे मुख्यमंत्री का पद। इनके शपथ ग्रहण समारोह में आज जो तमाम दिग्गज हस्तियां हैं वो जयपुर पहुंचना शुरू हो गई हैं, तमाम तैयारियां पूरी हो गई है, निमंत्रण पत्र बढ़ चुके हैं। लेकिन चुनौती रहेगी राजस्थान के लिए, क्योंकि देखिए, लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है, अप्रैल मई में जो लोकसभा का जो चुनाव होगा वो राजस्थान के लिए एक बेहद अहम होगा। और यहाँ पर मोदी और शाह भी कह चुके हैं कि हमें यहाँ से 25 की 25 सीटें राजस्थान से लेनी है। तो जाहिर सी बात है कि जब 25 सीटों की बात होगी तो मुख्यमंत्री के तौर पर भी, और भजन लाल जी लंबे समय से संगठन से भी जुड़े रहे हैं, तो संगठनात्मक रूप से काम किस तरीके से होता है ये भी भजन लाल जी बेहद अच्छे से जानते हैं। और अब मुख्यमंत्री के तौर पर राजस्थान की कमान उनके पास है, उसे किस तरीके से चलाया जाएगा, क्या किन लोगों को अभी शामिल किया जाना है, क्योंकि मंत्रिमंडल का गठन भी होना है। अब मंत्रिमंडल में किन किन लोगों को यहाँ पर शामिल किया जाएगा। ब्राह्मण समाज से भजन लाल जी को ले लिया गया है, वासुदेव देवनानी को यहाँ पर विधानसभा स्पीकर बना दिया गया है जो सिंधी समाज से आते हैं, प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बना दिया है। इधर दिया कुमारी जो है राजपूत समाज से आती हैं, उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया है। अभी मुख्य रूप से यहाँ पर देखिए, वैश्य बचा है, जाट, मीणा और गुर्जर, ये 4 ऐसी कास्ट हैं जहां से भी इन्हें किसी न किसी को अपना जो मंत्रिमंडल का जो सरकार का जो बेड़ा होगा उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। जी
बिल्कुल। लेकिन प्रदीप जी देखिए, आपने जातिगत समीकरणों को लेकर तो बात करती, जिसको हर संभव तरीके से साधने की कोशिश बीजेपी करती है, और देखिए राजनीतिक दल होने के नाते ये जरूरी भी हो जाता है। लेकिन मैं एक सवाल का जवाब और चाहती हूँ, वो ये कि देखिए आपने कहा ना कि जिस वक्त नाम सामने आया, एक पर्ची थी वसुंधरा राजे के हाथ में जो राजनाथ सिंह सौंपते हैं, और पर्ची खोलते ही वसुंधरा राजे भी चौंक जाती हैं। और ये भी बिल्कुल ठीक है कि शायद भजनलाल शर्मा को भी उस वक्त तक नहीं पता होगा, जब तक वो नाम सामने खुद नहीं पढ़ा गया, तब तक शायद वो भी नहीं जानते होंगे कि ये पद उनको मिलने जा रहा है। लेकिन बीजेपी एक ऐसा दल है जो बिना सोचे समझे, बिना वजह शायद कुछ भी नहीं करता, और वो हम देख पाते हैं। क्या लग रहा है, क्या वजह रही कि सभी राज्यों में जिसमें भी नाम सामने आए, तीनों राज्यों की बात कर लें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अंतिम वक्त में नाम सामने आया था, क्या वजह रही कि बीजेपी को ये अनजान नाम निकाल कर लाने पड़े, जबकि रेस में कई बड़े नाम थे? क्या इतने ज्यादा नाम होने के चलते ही बीजेपी कंफ्यूज थी कि कहीं कोई गुटबाजी ना हो, किसी एक को अगर हमने दिया या दूसरा जो पक्ष है वो नाराज ना हो, इसी के चलते उन दोनों को हटाकर एक नया नाम लाए? और क्या ये मैसेज देने की कोशिश की कि हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है, हम जमीनी स्तर से कार्यकर्ता को उठाकर भी मुख्यमंत्री पद का बड़ा जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, या हम एक अपने विधायक को भी जिम्मेदारी दे सकते हैं? क्या असल मकसद क्या रहा है बीजेपी का इन नामों के पीछे? देखिए गरिमा, यहाँ पर जो आपका जो सवाल है उसका एक जवाब मैं इतना ही दे पाऊंगा कि यहाँ नरेंद्र मोदी और भजनलाल जी ये अनजान नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि लंबे समय से दोनों की मुलाकातें भी हो चुकी हैं। राजस्थान में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, यहाँ पर एयरपोर्ट पर भी भजनलाल जी ने ही उनका स्वागत भी किया है। ताना बाना तो पहले से बुना जा रहा था। इसको हम आज कह सकते हैं कि चौंकाने वाला नाम आया या नया नाम आया, या जिन्हें उम्मीद नहीं थी उन्हें सीएम बनाया। लेकिन मुझे जो लगता है, यहाँ ताना बाना जो ये पूरी जो कहानी की जो स्क्रिप्ट जो तैयार हो रही थी, वो पहले से थी। नरेंद्र मोदी को भी इस चीज की जानकारी थी, जेपी नड्डा को आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपको रोक रही हूँ, माफी चाहती हूँ, लेकिन आप ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कहने का मतलब ये नहीं है कि वो अनजान थे, भाई वो उनकी पार्टी की ओर से उनको विधायक के पद पर जब सीट मिली, वो तब से ही जानते थे, और शायद एक लंबे वक्त से वो संघ से जुड़े रहे हैं, तो एक दूसरे को लेकर जान पहचान होती है। लेकिन जिस हद तक, जैसे राजस्थान में ही वसुंधरा राजे हो गई, आपने ही 4-5 नाम गिना दिए, ये बड़े बड़े नाम थे जिनको लेकर चर्चा थी, और इन नामों में से ना विधायक दल में से एक शख्स आता है जो पहली बार विधायक बना है, उसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है, जबकि कई सारे बहुत सीनियर लीडर्स हैं जो अभी भी वहां पर हैं, और सीएम रेस में वो अपना फेस देख रहे थे। उनके समर्थकों ने नारेबाजी भी जब उनको जीत मिली नतीजों के दिन तो कर दी थी, दिया कुमारी भी उसमें से थी, लेकिन वो सब पीछे रह गए। और भजनलाल शर्मा का नाम, इसके पीछे टेक्निकल वजह क्या है? क्या मैसेज देने की कोशिश बीजेपी ने की है? देखिए, यहाँ पर सीधा सीधा मैसेज है कि भैया हम अब नई खेप को लेकर आने वाले हैं। ये मैसेज जो मुझे लग रहा है पर्सनली, वो यही लग रहा है कि अब केंद्रीय नेतृत्व ने भी ये देखा कि हमें नई खेप लेना है, क्योंकि पुरानों के चक्कर में कई बार जो उठापटक जो यहाँ पर होती है, सियासी खींचतान होती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। यहाँ पर देखिए तीनों जगह पे, मध्य प्रदेश में भी आप देख लीजिए, राजस्थान में भी, यहाँ पर भी वसुंधरा राजे, जाहिर सी बात है जो आपने अभी जिक्र किया कि राजनाथ सिंह ने जब उन्हें पास में बैठी वसुंधरा जी को जब उन्होंने पर्ची थमाई, तो उनका जो फेस एक्सप्रेशन जो था, बिल्कुल वो काफी एक देखने वाली चौंका चीज देने वाला, चौंकाने वाली चीज उनके लिए कि भाई ये क्या हुआ। अगर हो सकता है कि यहाँ पर वो ओम माथुर का नाम आ जाता, या ओम बिड़ला को दे देते, या किसी और दूसरे वरिष्ठ नेता को, अश्वनी वैष्णव का नाम यहाँ पर दे देते, तो शायद हो सकता है वसुंधरा जी भी इतनी हैरान नहीं होती, चौंकती नहीं। लेकिन इंटरनली, क्योंकि इससे पर्ची देने से पहले राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे दोनों की होटल ललित में मुलाकात भी हुई थी। 1-to-1 बातचीत हुई। सारी बिल्कुल कहानी सारी देखिए बिल्कुल क्लियर थी यहाँ पर। यहाँ पता था, आइडिया वसुंधरा जी को भी शायद हो चुका था कि क्या आगे आने वाला है, आगे कौन सी फिल्म बनने वाली है, क्या क्या चीजें होने वाली हैं, तमाम चीजों को वो भी समझती हैं, पुरानी वरिष्ठ नेता रही हैं, और राजस्थान का पूरी बागडोर भी संभाल चुकी है, तो एक एक चीज उन्हें पता है। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई राजस्थान में रहकर वो नई सरकार के जो नए लीडर्स, नया मंत्रिमंडल है, उनको पुराने लोगों का
कितना मार्गदर्शन मिलता है। देखिए, जिम्मेदारियां बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रदीप जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, एक बड़ा पद मिलता है, तो आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं। अब उन चुनौतियों से भजनलाल शर्मा कैसे पार पाते हैं और अपने आप को आगे लेकर आते हैं, ये बहुत अहम होगा। हमारे साथ में अनिल शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता है राजस्थान से, उनका रुख कर लेते हैं, आपके पास वापस लौटेंगे प्रदीप जी। अनिल, आज शपथ ग्रहण समारोह है, कितनी देरी है? क्योंकि 12 बजे से बताया जा रहा है कार्यक्रम की शुरुआत लगभग हो जाएगी। दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला कब तक शुरू होने वाला है? प्रधानमंत्री भी आ जा रहे हैं, क्या अपडेट है फिलहाल आपके पास? अनिल, आवाज मिल रही है आपको? अनिल, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अनिल के पास आवाज नहीं पहुंच रही है हमारी, हम प्रदीप जी के पास वापस रुक कर लेते हैं। प्रदीप जी, 12 बजे बस अभी कार्यक्रम शुरू होने को है, थोड़ा सा और वक्त। हमने भजनलाल शर्मा के नाम को लेकर चर्चा कर ली। देखिए, भजनलाल शर्मा संघ के भी करीबी हैं और दूसरा जो 2 डिप्टी सीएम, आपने कहा संविधान में ये पद नहीं होता है, लेकिन पावर का बंटवारा ठीक ढंग से हो चुके और इस बार ये फॉर्मूला सिर्फ राजस्थान में नहीं, सभी 3 प्रदेशों जहां पर बीजेपी की सरकार बनी है, बीजेपी ने अपनाया है। चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, सभी जगहों पर 2 उप मुख्यमंत्री सामने आए हैं। क्या लग रहा है इस कदम के बाद क्या आसान हो जाएगा विभागों का बंटवारा, या फिर सभी वर्गों को खुश करने के लिहाज से ये उप मुख्यमंत्री 2 तैयार किए गए? देखिए, कहानी तो सीधी सी है कि वर्गों को खुश करने के लिए ही ये तमाम चीजें हैं, क्योंकि जिम्मेदारियां तो जब मंत्रिमंडल का गठन होगा उस समय भी दी जाएंगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जैसे अगर हम बात कर लेते हैं कि होम डिपार्टमेंट, गृह मंत्रालय किसको देते हैं, क्योंकि पहले गृह मंत्रालय यहाँ पर अशोक गहलोत के पास ही था, कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी। उससे पहले जब एक बार वसुंधरा राजे थी तो उन्होंने गुलाब चंद कटारिया को होम मिनिस्टर बनाया हुआ था, क्योंकि होम मिनिस्ट्री सीएम पद के बाद में होम मिनिस्ट्री एक अहम वो डिपार्टमेंट होता है जिस पर तमाम जिम्मेदारियां होती हैं, चाहे वो प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हो या हर किसी मामले में होम डिपार्टमेंट एक मुख्य अपनी वजूद रखता है। अब यहाँ पर देखना ये होगा कि भजनलाल जी खुद होम डिपार्टमेंट रखते हैं या किसी दूसरे मंत्री को यहाँ पर होम डिपार्टमेंट दिया जाता है, क्योंकि कई विभाग ऐसे हैं जहां पर बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं, टेक्निकल रूप से भी, और राजस्थान का विकास करना है तो उस एंगल से भी आपको देखना पड़ता है। आज यूडीएच डिपार्टमेंट जो होता है वो भी काफी अहम होता है, डीपीआर का डिपार्टमेंट होता है वो भी काफी अहम होता है। तो कई डिपार्टमेंट्स, चिकित्सा की बात ले ली जाए, लेकिन अब देखना कुल मिलाकर देखिए, कहानी सीधी सी ये है कि किस किस वर्ग के नेताओं को, विधायकों को ये मंत्री के तौर पर, बिल्कुल। अब देखिए, ये तो मंत्रिमंडल का जब बंटवारा होगा या फिर जिस तरीके से नाम सामने आएंगे तस्वीर साफ होती जाएगी। शुक्रिया आपका प्रदीप जी हमारे साथ फिलहाल जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो राजस्थान में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की आज शुरुआत दोपहर 12 बजे हो जाएगी। बताया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई बड़े दिग्गज और साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री भी आज इस शपथ समारोह में शामिल हो सकते हैं और बस थोड़ी ही देर का इंतजार, जिसके बाद राजस्थान में भजनलाल की सरकार की शुरुआत हो जाएगी। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।